फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ शुद्धिकरण की क्रिया के बारे में। षटकर्म के बारे में घिरण संहिता के अनुसार षटकर्म 6 प्रकार का बताया गया है और उसी में षटकर्म की जो तीसरी प्रक्रिया है उसमें आती है नीति क्रिया। नीति क्रिया 2 प्रकार की होती है, जल नीति और सूत्र नीति। तो मैं आज आपको रबड़ नीति के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उसे किया जाता है। आप सूत्र नीति को सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं और रबड़ के द्वारा भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि रबड़ के द्वारा किस तरह से इसे किया जाता है। आप रबड़ के द्वारा करें और उसके पश्चात आप सूत्र के द्वारा भी इस नीति क्रिया को कर सकते हैं। तो यह नीति क्रिया के बहुत से लाभ हमें प्राप्त होते हैं। जैसे अगर किसी को एलर्जी से रिलेटेड कोई परेशानी हो तो वो एलर्जी में ये बहुत लाभकारी होती है। इसे ईएनटी भी कहा जाता है कि ये जितनी ईएनटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ये दूर करता है। ये जितने भी आपके ऊपर के जो खोपड़ी का जो हिस्सा है, जो आपके सिर का ऊपरी हिस्सा, गर्दन के जो ऊपरी हिस्से हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। आपके कान के लिए, आँख के लिए, नाक के लिए, किसी भी तरह का कोल्ड कफ हो वो भी इससे दूर हो जाता है। कोई तरह की एलर्जी हो वो इससे दूर हो जाती है और जिन्हें कफ बहुत ज़्यादा बनता है उसमें ये आराम करता है और आँखों की रोशनी इससे तेज हो जाती है। कई बार तो इसे करने से धीरे धीरे चश्मे का नंबर भी कम होने लगता है। तो इसके बहुत ही लाभ इसको प्राप्त होते हैं और जब आप इन क्रियाओं को करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो मन है वो भी धीरे धीरे शांत होता चला जाता है इन क्रियाओं को करने के बाद, क्योंकि आंतरिक शुद्धि होती है और फिर कहीं ना कहीं आपके मन के और शरीर के बीच में एक सामंजस्य बनना शुरू हो जाता है। तब जाके एक स्थिरता की भावना शरीर के अंदर आती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये रबड़ नीति में रबड़ का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक सिरा पीछे से इस तरह से ओपन रहता है, पूरी तरह ओपन है, और एक सिरा आगे से बंद रहता है। लेकिन हाँ, जहाँ से यह बंद है यहाँ पर भी एक छोटा सा छेद होता है। इसी के द्वारा यहाँ पे एक छोटा सा छेद बना है, ये कैथेटर बंद है और छोटा सा छेद बना है, उसी के द्वारा आपको ये नासिका के अंदर डालना होता है। कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें ये हैं कि आप यूज़ करने से पहले इसे गर्म पानी में बहुत अच्छे से धो लें कि इसके अंदर कोई दूषित पदार्थ ना हो। इसे स्टेराइल कर लें अच्छे से। और ये करने से पहले, रबड़ नीति करने से पहले आप जल नीति अवश्य करें और इसको करने के बाद भी आप जल नीति करें। जल नीति पहले भी जरूर करनी है और बाद में भी जरूर करनी है कि जिससे अगर कोई दूषित पदार्थ अंदर है तो वो जल नीति के द्वारा बाहर निकल जाए। पहले आप जल नीति के द्वारा अपने जितनी भी आपकी नासिका के अंदर जो ग्रंथियां हैं उनको मजबूत बनाइए, उन मसल्स को, जितनी भी अंदर कोशिकाएं हैं उन्हें मजबूत बनाइए। उसके बाद फिर जल नीति के द्वारा जब वो मजबूत हो जाए तब आप रबड़ नीति का अभ्यास प्रारंभ कीजिए। चलिए इसे शुरू करते हैं किस तरह से करनी है। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बहुत धीरे से। जब आप नासिका के अंदर डालेंगे तो बहुत धीरे धीरे आपने इसे डालना है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। और अगर किसी के नाक से रक्त बहने की समस्या है कि नक्सी जिसकी ज़्यादा छूटती है तो किसी न किसी के सामने रहकर इस क्रिया को करे। कोई योग प्रशिक्षक हो उनके सानिध्य में ही इस क्रिया को करे, पहले वो सीख ले तब करे। और ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। शुरू में हो सकता है थोड़ा सा आपको कष्ट हो, लेकिन हाँ, निरंतर अभ्यास से यह भी खत्म हो जाता है और बहुत आराम से आप इस क्रिया को करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्रिया को। तो मैं आपको एक खड़े होकर करके दिखाती हूँ किस तरह से आपने करना है। और जो खुला हुआ सिरा है आगे से, मैं बंद है लेकिन छोटा सा छेद है, वहाँ से मैं इसको अंदर अपने नासिका द्वार के द्वारा अंदर इसे मैं भेजूंगी। ये देखिए, मुंह खुला हुआ रहेगा और जो श्वास आपने लेनी है वो मुख से ही लेनी है।
इसी तरह से मैं आपको दूसरी तरफ से भी एक क्रिया करके दिखाती हूँ कि किस तरफ से आप इसे दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। इस क्रिया को आपको लेफ्ट नासिका के द्वारा कैसे किया जाता है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसमें आपने ये आपको मैंने दोनों नासिका द्वारों से इसे कैसे किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपने देख लिया है कि कैसे दोनों नासिकाओं के द्वारा इस क्रिया को किया जाता है। हो सकता है आरंभ में आपको थोड़ा सा कष्ट हो, लेकिन हाँ धीरे धीरे इस प्रयास को करना है और एक दिन में करने की कोशिश नहीं करनी है। प्रयास से ही हर कार्य संभव होता है, तो आप इसे निरंतर करेंगे तो यह बहुत आसान हो जाएगा। और हमारे प्राचीन समय में भी हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे इन षट कर्मों की क्रियाओं के द्वारा ही अपने शरीर को निरोग बना के रखते थे। और योग के जो अंग हैं जो घिरण संहिता में बताए गए हैं उनमें षटकर्म को सबसे पहले स्थान दिया गया है। तो इसलिए षटकर्म जब आपके व्याधि अगर शरीर में होगी तो आप किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे सही से। कोई भी आप योग मार्ग में अगर चल रहे हैं तो षटकर्म जो है शोधन क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसी तरह से आज मैंने आपको नीति बताया है और कोशिश करूँगी कि अगले वीडियो में मैं आपको दंडरोधी के बारे में मैं आपको कुछ बताऊँ। तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए और उसके लाभ प्राप्त करते रहिए।